वर्षों पहले भारत में एक उधमपुर नाम का राज्य हुआ करता था। इस राज्य में हर तरफ हरियाली थी और गांव के आसपास बहुत सारी औषधि वनस्पति मिलती थी। लोग स्वस्थ और खुश थे। नमस्कार, क्या हाल है फिर उधमपुर के? उधमपुर तो हमेशा से अपनी हरियाली और अनेक औषधियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ के वैद्य तो हर रोग का उपचार कर सकते हैं। इतनी सारी औषधि वनस्पति जो मिलती है। बिल्कुल सही कहा, हमारे राज्य की प्रकृति ही हमारा धन है। लोग स्वस्थ और खुश थे क्योंकि प्रसिद्ध वैद्य यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति का उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के वैद्य को अपने ज्ञान और शक्ति का घमंड आ चुका था। गांव के वैद्य अपने आप को राजा समान समझने लगे थे। हर बीमारी का उपचार करने की शक्ति उन्हें कुछ अलग ही एहसास कराने लगी थी। वो अब स्वार्थी और अहंकारी बन चुके थे। वैद्यों ने अपने इलाज के बदले में गरीब लोगों से बहुत सारा अनाज मांगना शुरू कर दिया था। वैद्य जी, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, वो बहुत बीमार है। ठीक है, पर इसके बदले तुम्हें मुझे 5 मन अनाज देना होगा। वैद्य जी, मैं बहुत गरीब हूँ, इतना अनाज कहाँ से लाऊंगा? अगर अनाज नहीं दोगे तो इलाज नहीं होगा। हमारी सेवा सस्ती नहीं है, समझे? पर वैद्य जी, ये अन्याय है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो जाओ और अपनी किस्मत को दोष दो। हमारे इलाज के लिए अनाज जरूरी है। देख लो भाई, हमारी सेवा सस्ती नहीं है। हर कोई हमारे पास इलाज के लिए आता है, इसलिए हमें अपनी सेवा की कीमत चाहिए। हाँ, और जो नहीं दे सकता हम उसका इलाज नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार है। वैद्य अपने घमंड और स्वार्थ में अंधे हो गए थे। गरीब लोग उनसे नफरत करने लगे थे, लेकिन मजबूर थे क्योंकि उनके बिना जीवन संभव नहीं था। उधमपुर में वैद्यों का घमंड बढ़ता ही जा रहा था और गांव वाले इस अन्याय को सहने पर मजबूर थे। वैद्यों का अहंकार और स्वार्थ अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। प्रकृति भी उनका घमंड देख रही थी। एक दिन अचानक गांव की नदी में दूषित पानी बहने लगा। गांव के लोग उस दूषित पानी का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उनके चेहरे पर दाग धब्बे और बाल झड़ने लगे। गांव के लोग घबरा गए और इलाज के लिए वैद्य के पास जाने लगे। मेरे चेहरे पर अजीब से दाग आ गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, चलो वैद्य के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। देखो कितने लोग आए हैं, अब तो हम अपना दाम और बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब हम हर इलाज के लिए दुगना अनाज मांगेंगे। देखते हैं कौन क्या करता है। वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए, मेरे चेहरे पर दाग आ गए हैं और बाल झड़ रहे हैं। हमारा इलाज सस्ता नहीं है, तुमसे इसके लिए दुगना अनाज लेंगे। पर वैद्य जी, मैं गरीब हूँ, इतना अनाज कहाँ से लाऊंगा? अगर अनाज नहीं दोगे तो इलाज नहीं होगा, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ अमीर लोगों ने बहुत सारे अनाज के बदले इलाज करवाना शुरू किया। वैद्य जी, हमने इतना सारा अनाज दिया है, पर फिर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हमारी सेवा सस्ती नहीं है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने पास से बहुत सारा अनाज दे दिया है, अब और कितना देंगे? ये आपकी समस्या है, हमारा इलाज असर करेगा, आप बस इंतजार करिए। वैद्यों के इलाज से गांव वालों की समस्या हल नहीं हो रही थी। फिर भी वैद्य लिए हुए अनाज को वापस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपने प्रधान वैद्य के पास गए, जो राजा के दरबार में बैठे थे, उनसे सलाह लेने। प्रधान वैद्य जी, हमारे इलाज से लोगों की बीमारी ठीक नहीं हो रही और हमने जो अनाज लिया है वो वापस भी नहीं करना चाहते। हमें आपकी सलाह चाहिए, कैसे हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं बिना अनाज वापस किए? आखिर आप हमारे गुरु हैं। इसका एक ही उपाय है, तुम इस बीमारी को श्राप बता दो। श्राप? इसका क्या मतलब है? तुम लोगों को बताओ कि ये एक श्राप है जो किसी पुराने पाप के कारण आया है। इस तरह लोग डर कर भाग जाएंगे और तुम्हें अनाज भी वापस नहीं करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, हम इसे तुरंत अपनाते हैं। वैद्य ने प्रधान वैद्य का सुझाव मान लिया और गांव के लोगों को श्राप के बारे में बताने का फैसला किया। उन्होंने गांव में सबको बुलाकर
एक सभा बुलाई। सुनो सब लोग, ये बीमारी एक श्राप है जो किसी पुराने पाप के कारण आया है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये भगवान का प्रकोप है जो हम सब पे आया है। श्राप? हमने ऐसा क्या किया जो हमें ये सजा मिल रही है? ये हमें नहीं पता, पर ये जरूरी है कि सब लोग भगवान से माफी मांगे और प्रार्थना करें। गांव के लोग वैद्य के शब्दों से घबरा गए और अपने अपने घरों में भगवान से प्रार्थना करने लगे। वैद्य ने प्रधान वैद्य का सुझाव अपनाकर अपने घमंड और स्वार्थ को और भी बढ़ा दिया। गांव वालों की समस्या जैसी की तैसी रही, पर वैद्य अपने लिए हुए अनाज को हड़पने में सफल हो गए। दूसरी तरफ हिमालय के पहाड़ों से एक वैद्य संभोर अपनी ब्राह्मण यात्रा पर निकले हुए थे। संभोर बचपन से ही गंजे थे, पर उनका ज्ञान और उपचार विद्या विशाल थी। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान संभोर उधमपुर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने गांव की समस्या को समझा और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने गांव वालों से सब्र रखने के लिए भी कहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। ये दूषित पानी की वजह से बीमारी फैली है। धन्यवाद वैद्य जी, जो आप हमारा रूप बचा रहे हो। मेरे चेहरे के दाग भी कम होने लगे हैं। आपके उपचार से बहुत असर हो रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम लोग पानी को उचित रूप से छान करके इस्तेमाल करो और जो जो जड़ी बूटियां मैं दे रहा हूँ उनका नियमित रूप से सेवन करो। जब उधमपुर के वैद्य को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक चाल चल दी। उन्होंने एक आदमी को संभोर के पास इलाज के लिए भेजा। दूसरे ही दिन उस आदमी को गंजा करके सारे बाल झड़ गए, ऐसा गांव वालों के सामने प्रतीत किया और उसने गांव में अफवाह फैला दी कि संभोर वैद्य के इलाज से लोग गंजे हो जाते हैं। संभोर वैद्य के इलाज से मैं एक दिन में गंजा हो गया। सब लोग सुनो, उनसे दूर रहो। क्या ये कैसे हो सकता है? हम उनसे ही इलाज करवा रहे थे। अगर हम भी गंजे हो गए तो? लोग इस अफवाह से घबरा गए और संभोर वैद्य को गांव से बाहर निकाल दिया। संभोर इस चाल को समझ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव के बाहर एक तबेले में रहने लगे। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें सहारा दिया और उनका आसरा बन गए। एक दिन राजा को भी वही बीमारी हो गई। उनके चेहरे पर दाग और बाल झड़ने लगे। राजा ने अपने इलाज के लिए एक बड़ा इनाम रख दिया। इस प्रशस्ति से आकर्षित होकर सभी वैद्य राजमहल में इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी राजा की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। तुम सब वैद्य कहते हो कि तुम्हारे पास हर बीमारी का इलाज है, पर कोई मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा। महाराज, हमने पूरी कोशिश की। ये बीमारी बहुत अजीब है। हाँ महाराज, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये बीमारी कैसे हुई। इस अवसर का फायदा उठाते हुए संभोर वैद्य ने घोड़े के बालों से जूठे बाल बनवाने की योजना बनाई। उन्होंने उन जूठे बालों को सर पर लगाकर राज दरबार में प्रवेश किया। सब लोग उन्हें देखने से चौंक गए, क्योंकि संभोर के सर पर अच्छे घने बाल थे, जहाँ पहले गंजापन था। तुम कौन हो और तुम्हारे पास क्या उपाय है मेरी बीमारी का? महाराज, मैं संभोर वैद्य हूँ। मैं भी पहले गंजा था, लेकिन मैंने एक विशेष उपाय से अपने बाल उगाए हैं। क्या ये कैसे संभव है? महाराज, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैं आपका इलाज करूंगा और आपके बाल वापस उगने का वचन देता हूँ, वरना आप मुझे कारावास में डाल देना। अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तुम्हें 1 महीना मिलता है। संभोर वैद्य ने राजा से 1 महीने का समय मांगा और रोज राजा का इलाज करना शुरू किया। उन्होंने राजा को शुद्ध पानी, जड़ी बूटियां और उचित आहार दिया। धीरे धीरे राजा के चेहरे के दाग कम होने लगे और उनके बाल वापस उगने लगे। सब लोग संभोर के चमत्कार को देखकर प्रभावित हो गए। मेरे बाल वापस उग गए। संभोर वैद्य, तुम सच में एक महान वैद्य हो। महाराज, ये सब प्रकृति और उचित इलाज का परिणाम है। शरीर को समय और सही इलाज की आवश्यकता होती है। संभोर ने अपनी बनावटी बाल निकालकर सबको सच्चाई बताई। मैंने ये झूठे बाल सिर्फ तुम सबको ये बताने के लिए पहनाए थे कि शरीर पर परिणाम आने में समय लगता है। आप सब वैद्यों को अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें आपकी बात समझ आ गई।
हम अपने घमंड को छोड़कर सही तरीके से इलाज करेंगे। संभोर वैद्य, तुमने ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे गांव की मदद की है। तुम्हें यह इनाम और सम्मान दिया जाता है। राजा ने संभोर वैद्य को बहुत बड़ा इनाम दिया और उनकी सलाह पर गांव की बीमारी ठीक करने की अनुमति भी दी। संभोर ने अपने ज्ञान और जड़ी बूटियों से गांव वालों का इलाज किया और गांव वाले खुशहाल हो गए। संभोर के ज्ञान और विनम्रता ने वैद्य का घमंड तोड़ा और गांव में सुख शांति लाई और उन्होंने लिया हुआ सारा अनाज गांव वालों को वापस दे दिया। संभोर भी अपना इनाम गांव वालों को देकर वहां से अगले सफर के लिए निकल पड़े।